गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सामाजिक सर्वेक्षण विधि की सीमाओं की। इससे पहले मैंने आपको सर्वेक्षण विधि के गुणों के बारे में बताया था। गुणों के बाद अब बात आती है इनके दोष की। उन दोष में सबसे पहले है बात केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन, यानी कि सर्वेक्षण विधि के माध्यम से हम केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन कर सकते हैं। मूर्त का मतलब क्या होता है? जो दिखाई देता है, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। केवल सर्वेक्षण के द्वारा हम उन्हीं का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे परिवार की रचना है, जनसंख्या है, रहन सहन है, अपराध, निर्धनता, आय व्यय, यानी कि एक तरह से संख्यात्मक आंकड़े, किस परिवार में कितने सदस्य हैं, कितनी इनकम है, कितना खर्च करते हैं, ये सब चीज़ें मूर्त हैं और इनका हम अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन अनेक समस्याएं, अनेक तथ्य ऐसे होते हैं जो मूर्त नहीं होते, यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, जैसे विचार हैं, भावनाएं हैं, दृष्टिकोण है, विश्वास है। इनके बारे में सर्वेक्षण के द्वारा जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती। इनके अध्ययन के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां उपयुक्त होती हैं। तो इस तरह से सर्वेक्षण विधि केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन इसके द्वारा संभव हो सकता है। दूसरा है इसका अध्ययन का सीमित क्षेत्र। अध्ययन का सीमित क्षेत्र का मतलब है कि सर्वेक्षण के द्वारा एक सीमित क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं का या समस्याओं का ही अध्ययन किया जा सकता है। जो समस्याएं व्यापक होती हैं, बहुमुखी होती हैं, उनका अध्ययन इस विधि के द्वारा करना संभव नहीं होता, क्योंकि इसमें अध्ययनकर्ता स्वयं क्षेत्र में जाता है, सूचना को एकत्रित करता है। ऐसी स्थिति में विभिन्नता से परिपूर्ण जो समस्याएं होती हैं, उनका अध्ययन इससे संभव नहीं होता। इसके अलावा तीसरा है अधिक खर्चीली पद्धति। सामान्यतः ये माना जाता है कि सर्वेक्षण विधि अधिक खर्चीली है। खर्चीली दोनों तरह से है, समय की दृष्टि से भी है और पैसे की दृष्टि से भी है, क्योंकि सर्वेक्षण की योजना बनाने से लेकर के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक अध्ययनकर्ता को कई चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है और उसमें काफ़ी समय लगता है। कई बार तो सर्वेक्षण कई सालों तक चलता है और उसके बाद इसका निष्कर्ष सामने आते हैं। इसमें निदर्शन निकालने, प्रश्नावली, अनुसूची तैयार करने, साक्षात्कार लेने आदि में काफ़ी समय लग जाता है। और सर्वेक्षण कार्य करने के लिए जो लोग होते हैं, उनका वेतन, उनकी यात्रा भत्ता देना, उनको प्रशिक्षण देना, प्रश्नावलियों को छपवाना, कागज़ों का खर्चा, फाइलें टाइप करवाना, टेप का, कैमरे का, इन सब पर पैसा खर्च होता है। और कई बार तो जब पैसा नहीं होता तो सर्वेक्षण कार्य को बीच में भी बंद करना पड़ता है। तो इस तरह से जो सर्वेक्षण विधि है वो खर्चीली विधि मानी जाती है, पैसे की दृष्टि से भी और समय की दृष्टि से भी। उसके अलावा एक अध्ययन दल की आवश्यकता। जब अध्ययन हमें विस्तृत क्षेत्र में करना पड़ता है तो उसके लिए कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। उसके लिए जैसे निदेशक हैं, उपनिदेशक हैं, अनुसंधान अधिकारी है, जो एक लिपिक होगा, परगणक होगा, अध्ययनकर्ता होगा, इन सब की आवश्यकता होती है। और इन सबको प्रशिक्षित करने के लिए उनमें आपस में तालमेल बिठाना भी होता है, जिसमें कठिनाई आती है, क्योंकि अलग अलग कार्यकर्ता होते हैं, अलग अलग विचारधारा होती हैं। उन सब के कामों में आपस में सामंजस्य बिठाना एक कठिन कार्य होता है।
और जब उनमें सहयोग नहीं होता तो संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं। और जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो उससे क्या इफेक्ट होगा? अध्ययन इफेक्ट होता है, अध्ययन प्रभावित होता है, क्योंकि जिस कार्य के लिए उनको इकट्ठा किया गया है वो कार्य सफलतापूर्वक नहीं हो पाता है। उसके अलावा है अभिन्नति की संभावना। अभिन्नति का मतलब होता है पक्षपात की संभावना, क्योंकि सर्वेक्षण कार्य एक जटिल कार्य है, एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें अध्ययनकर्ता कई बार क्या करता है कि अध्ययन के दृष्टिकोण को महत्व न दे करके अपने दृष्टिकोण को, अपने विचारधारा को, अपने पूर्वाग्रह को महत्वपूर्ण समझने लगता है और निदर्शन का चुनाव करने में, प्रश्नावली का निर्माण करने में, साक्षात्कार में, ये सब उसका पूर्वाग्रह जो होते हैं या उसकी पूर्व विचारधारा जो होती है उसके आ जाने से पक्षपात के आने की संभावना रहती है। उसके अलावा है सैद्धांतिकरण का अभाव, यानी कि सामाजिक सर्वेक्षण एक सामान्य अध्ययन के रूप में किए जाते हैं। इनसे किसी भी सिद्धांत का निर्माण करना में कठिनाई आती है, क्योंकि सर्वेक्षण के द्वारा विषय की केवल प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करने, उनका स्पष्टीकरण करने के लिए ही ये उपयुक्त माने जाते हैं। उसके अलावा गहन अध्ययन असंभव, यानी कि जब सामान्य घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए या सामान्य जो अध्ययन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इनके द्वारा जो अधिकांश प्रश्न हैं वो उनके उत्तर हाँ या नहीं में प्राप्त किए जाते हैं, क्योंकि साक्षात्कार भी अगर हम आयोजित करते हैं तो वो भी लंबे चौड़े नहीं कर सकते। अनुसूची या प्रश्नावली के माध्यम से भी हम सामान्य प्रश्न ही पूछ सकते हैं जिनका उत्तर अक्सर हाँ या ना में होता है। तो ये एक ऐसी विधि है जो गहन अध्ययन के लिए उपयोगी नहीं है। उसके अलावा कार्य प्रणाली में कठोरता। कार्य प्रणाली में कठोरता का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो अनुसूची या प्रश्नावली या साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका होती है वो अध्ययनकर्ता को एक निश्चित प्रणाली के द्वारा अध्ययन करने के लिए प्रेरित करती है, और जो प्रश्न अनुसूची में होते हैं उनको ही वो प्रश्नकर्ता पूछ सकता है, लेकिन हर प्रश्न हर उत्तरदाता को उसी भाषा में समझ में आ जाए ये आवश्यक नहीं होता। तो लेकिन उसमें प्रश्नों के बदलने की संभावना नहीं होती, और ऐसी स्थिति में जो कहना चाहिए कि उत्तर जो है पूरे उत्तर प्राप्त नहीं हो पाते और महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित रह जाना कई बार पड़ता है। उसके अलावा है संदिग्ध विश्वसनीयता। संदिग्ध विश्वसनीयता का तात्पर्य है कि जो तथ्य एकत्रित किए जाते हैं वो कई बार संदिग्ध, उनकी विश्वसनीयता जो है उनके बारे में संदेह व्यक्त किया जाता है, क्योंकि यदि प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा, क्रम और रचना सही नहीं है, प्रश्न लंबे हैं या व्यक्तिगत भावनाओं से पर चोट पहुंचाते हैं, तो उनसे संबंधित सूचना चाहने वाले हैं तो सही उत्तरों की आशा नहीं की जा सकती, क्योंकि अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों, पक्षपात, मूल्य और पूर्वाग्रह भी अध्ययन के निष्कर्षों पर प्रभाव पड़ता है। सर्वेक्षण के द्वारा जो भी तथ्य एकत्रित किए जाते हैं उसमें उत्तर देने वाला और इकट्ठा करने वाला दोनों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो बताने वाला है क्या उसने सही बताया है, और जिसने सूचनाएं एकत्रित की हैं क्या वो अध्ययन के हिसाब से, अध्ययन के अनुरूप उसने तथ्यों को एकत्रित किया है। उसके अलावा केवल तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन कि सर्वेक्षण विधि के उपयोग जो है वो सामान्यतः जो तात्कालिक समस्याएं हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जो दूरस्थ सामाजिक समस्याएं हैं उनके लिए इसका प्रयोग कम किया जाता है। एक समय और स्थान पर किए गए सर्वेक्षण जो है
वो दूसरे समय दूसरे स्थान पर भी उपयोगी होंगे, ऐसी संभावना कम रहती है और उन पर निर्भर भी नहीं रहा जा सकता। इसके अलावा सामयिक सर्वेक्षण में व्यावहारिक उपयोगिता पर आवश्यकता से ज़्यादा बल दिया जाता है, यानी कि उनका वर्तमान में क्या उपयोग है, तो जिसके कारण से उसकी सैद्धांतिक उपयोगिता को ध्यान में नहीं रखा जाता। उसके अलावा अध्ययनकर्ता के व्यक्तित्व में भी भिन्नता होती है और कुछ परिश्रमी होते हैं, कुछ कर्तव्यनिष्ठ बुद्धिमान ईमानदार होते हैं, तो कुछ ऐसे भी होते हैं जो आलसी होते हैं, काम से जी चुराते हैं, पक्षपाती होते हैं, कम शिक्षित होते हैं। और इन सब का प्रभाव अध्ययन पर पड़ता है, यानी कि अध्ययन दल के अंदर हम जितने भी लोगों को इकट्ठा करते हैं वो सभी एक बराबर काम करेंगे ये आवश्यक नहीं होते। परिणाम स्वरूप अध्ययन प्रभावी होने की संभावना रहती है। और जो सर्वेक्षण यंत्रों का जो चुनाव है, अगर वो अध्ययन के अनुरूप नहीं होता और निदर्शन का जो चयन है वो पक्षपातपूर्ण हो जाता है, तो उससे अध्ययन जो है वो प्रभावी होता है। यानी कि मकसद होना चाहिए अध्ययन के अनुरूप निदर्शन का चुनाव करना, अध्ययन के अनुरूप जो है अध्ययन यंत्रों का चुनाव करना। लेकिन जब अध्ययनकर्ता अपनी सुविधाओं को ध्यान में रख करके, अपनी इच्छा को ध्यान में रख करके अध्ययन के उद्देश्य को भुला देता है और उसके आधार पर निदर्शन का या यंत्रों का चुनाव करता है, सर्वेक्षण यंत्रों का चुनाव करता है, तो ऐसी स्थिति में अध्ययन प्रभावी होने की पूरी संभावना रहती है, जो सर्वेक्षण विधि का दोष माना जाता है। धन्यवाद।